नमस्कार साथियों, मैं आशुतोष और आप जनसुराज का जो मेन कार्यक्रम जो हम लोगों ने आज रखा है जन जन की बात का, वो जनसुराज को लेके ये कार्यक्रम रखा गया है। आप जैसा कि जानते हैं, प्रशांत किशोर जो चुनावी रणनीतिकार रह चुके हैं, अभी पिछले 18 महीने से वो लगातार बिहार की पदयात्रा कर रहे हैं और एक औपचारिक तौर पे उन्होंने घोषणा कर दी है कि 2 अक्टूबर को, आने वाले 2 अक्टूबर को वो पार्टी का औपचारिकरण कर देंगे। तो जब से ये एक उन्होंने अपनी मीडिया में ये खबरें जब से आना स्टार्ट हुआ है, तब से एक देखा जा रहा है कि आरजेडी और बीजेपी के जो खेमे हैं, खासकर बिहार की राजनीति में जो ये दोनों पार्टियां मजबूत स्तंभ हैं, उनमें एक तरह की खलबली मच गई है। तो आज का जो हम लोगों ने कार्यक्रम रखा है, कल राजद की तरफ से एक लेटर जारी हुआ था, जगदानंद सिंह का उस पर साइन भी था और जगदानंद सिंह का नाम से वो लेटर जारी हुआ था, जिस पे कहा गया था कि जनसुराज के जो मतलब जनसुराज का जो संगठन है वो आरजेडी के कुछ नेताओं को अपने पार्टी में या अपने संगठन में शामिल कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक हिदायत दी गई थी कि जो भी ऐसे कार्यकर्ता ऐसा कर रहे हैं या जो नेता ऐसे कर रहे हैं, उन पे कार्रवाई की जाएगी आने वाले समय में। तो प्रशांत किशोर ने जब से ये घोषणा की है, तो एक देखा जा रहा है कि एक हलचल सी मची हुई है बाकी पार्टियों में जो बिहार में राजनीति करते हैं। और एक तरह से देखा जाए तो आरजेडी अभी अपने आप में बड़ी पार्टी है विधानसभा की, और एक जो अभी चुनाव हुआ है 2024 का रिसेंटली लोकसभा का, उसमें भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा है महागठबंधन का, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी को और जदयू को पीछे ढकेला है, क्योंकि 39 सीटें थी और इस बार वो दोनों पार्टियां मिलके एलजेपी के साथ 30 पे सिमट गई है। तो आने वाले समय में प्रशांत का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है बिहार की राजनीति में, और इसी सब मुद्दों पे हमारे साथ आज चर्चा के लिए जनसुराज के नेता नवनीत जी जुड़े हुए हैं हमारे शो में। नवनीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने समय दिया उसके लिए। और जो कार्यकर्ता या जो दर्शक हमें देख रहे हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग इसको शेयर करेंगे। लाइव सेशन जो है हमारा, हम लोग सेशन में थोड़ा लेट हैं, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। ये सेशन 7 बजे स्टार्ट होने वाला था, 7:30 बजे, लेकिन कुछ खामी मतलब इंटरनेट की कुछ प्रॉब्लम की वजह से ये सेशन थोड़ा सा लेट हो चुका है। लेकिन आप लोगों से माफ़ी मांगते हुए इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। नवनीत जी, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो खबरें कल से लगातार मीडिया में या सोशल मीडिया पे लगातार वायरल हो रही है कि जनसुराज का जो आधिकारिक ट्विटर हैंडल है, उससे भी ये ट्वीट करके बताया गया कि आरजेडी जो मजबूत खेमा है बिहार की राजनीति में अभी, और उसमें कहीं हलचल मचना चालू हो गया है, और उसको लेकर जगदानंद सिंह का जो लेटर आया था उसमें क्या हकीकत है और उसको कैसे देखा जाए? देखिए आशुतोष जी, जब से ये जनसुराज पदयात्रा शुरू हुई है, या यूं कहें कि जब से ये जनसुराज की घोषणा हुई है प्रशांत जी द्वारा, तभी से बिहार की राजनीति में थोड़ा बहुत उथल पुथल शुरू हो चुका है। क्योंकि पहले लोग इस तरीके से देख रहे थे कि कोई तीसरा रोल करने आ रहा है, फिर लोगों को ये आशंका थी कि ये कितने दिन चलने वाला है, फिर लोगों के अंदर ये था कि इससे कौन जुड़ने वाला है, फिर अब उसके अंदर जब हुजूम आने लगा तो अलग अलग पार्टियों को चिंता शुरू हो गई कि भाई मेरा पार्टी का कार्यकर्ता जा रहा है, हमारे लीडर्स जा रहे हैं, हमारे वर्कर्स जा रहे हैं। सच्चाई ये है कि जनसुराज के साथ एक एक बिहारी जुड़ना चाह रहा है। अब बिहार उस दुर्दशा में नहीं जीना चाहता है जिस दुर्दशा में वो पिछले 40-50 सालों से जी रहा है, और पलायन को मजबूर है, बिहार से बाहर जाना पड़ रहा है, और बाहर मजबूरी में जाना पड़ रहा है, बहुत खराब स्थिति में रहना पड़ रहा है, कोई आमदनी भी बहुत ज्यादा नहीं हो रही है। और जब दूसरे प्रदेशों में लोग जा रहे हैं तो कुछ दिन के बाद उन्हें एहसास हो रहा है कि आखिर हमारा बिहार क्यों नहीं सुधर रहा है, और इसके लिए कोई प्रयास क्यों नहीं हो पा रहा है। अभी तक लोग अपने आप को असक्षम पाते थे, लोग को समझ में नहीं आता था कि विकल्प बनाए कैसे, विकल्प लाएं कैसे, वोट किसको दें। एक तरफ नागनाथ, एक तरफ सापनाथ, और कोई अगर समाज से खड़ा होना चाह भी रहा था तो पैसे के दबाव में, अलग अलग जातियों के समीकरण के दबाव में, धर्म के नाम पे लोगों को मुर्गा भात खिलाकर, शराब पिलाकर, अलग अलग तरीकों से
उन्हें बरगला दिया जा रहा था ताकि वो चुनाव इन्हीं लोगों में से किसी को करें। अब प्रशांत किशोर जी बिहार आए हैं और पूरी तैयारी, पूरी ताकत के साथ आए हैं। हर विरोधी को, हर जो सत्ता भोग कर रहे हैं लोग, उन्हें ये बात का एहसास है कि एक तो प्रशांत किशोर बौद्धिक रूप से उनसे ज्यादा तेज हैं, चेहरे के मामला में अब उनका चेहरा उनसे ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है, और साधन संसाधन के मामले में भी वो जानते हैं कि कहीं ना कहीं इसकी कोई कमी प्रशांत किशोर जी होने नहीं देंगे अपने पार्टी से संबंधित लोगों की, या जो संकल्प लेके चला है बिहार के लोगों का जीवन सुधारने का, उसमें। तो ये लड़ाई बहुत लंबी है और लड़ाई बहुत तगड़ी है, और इसमें लगातार जनसुराज को सफलता मिल रही है। और सफलता क्यों मिल रही है? क्योंकि जन आकर्षण है जनसुराज की तरफ, लोग त्रस्त थे और लोग अब विकल्प के तौर पे देख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे चीज, अभी ये तो पहला चीज आया है, मुझे लगता है ऐसे लगातार चीज आएंगे। ये तो कल राजद ने पत्र में ही अपने लिख दिया कि हर जिले से हमारे लोग जनसुराज में जा रहे हैं। ये बिहार के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है। इसी तरीके से भाजपा भी बहुत चिंतित है। आपने बात किया कि महागठबंधन और तेजस्वी यादव ने कहीं ना कहीं बीजेपी को पीछे ढकेला, लेकिन इस बात को अच्छे से समझ जाइए कि ये जन जागृति जो प्रशांत किशोर ने पैदा की लोगों के अंदर, जो उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति काम नहीं करे उसे आप हटाइए, उसे उसके जगह आप दूसरे का चुनाव कीजिए, इसका भी एक बहुत बड़ा असर बिहार के चुनाव पे हुआ है। जो कोई पार्टी बोलना नहीं चाहती है, देखिए जनसुराज अभी तक तो कोई पार्टी है नहीं, ये अभियान ही है, लेकिन इस अभियान की जो ताकत है, ये डर देखिए इन नेताओं के बीच में कि कोई नाम नहीं लेना चाहता है, कोई ये नहीं कहना चाहता है कि प्रशांत किशोर जो बातें कह रहे हैं वो बातें ठीक है, प्रशांत किशोर जो अभियान चला रहे हैं इसमें कोई खराबी नहीं है, इसमें जो लोग जुड़ रहे हैं वो अच्छे लोग हैं, समाज के छठे मतलब की जो समाज से जिन्होंने राजनीति से किनारा कर लिया था, ऐसे चीजों को देख के जो अभी वर्तमान राजनीति में चल रही है, धन बल, बाहुबल, बालू माफिया, शराब माफिया, अनपढ़, जाहिल, गवार, किसी तरह के लोग, जिनको जो समाज का सबसे छटा हुआ आदमी है वो हर क्षेत्र का नेता बन जा रहा है। तो अब जब इससे हटके लोग देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि बेचैनी होगी। आरजेडी आपकी का जिक्र आवाज किया नहीं आ इन्होंने रही है। जी, बीजेपी का भी जिक्र हाँ किया आपने। अभी आ रही है आवाज? हाँ। लेकिन आप जदयू को कहीं ना कहीं भूल जा रहे हैं। नीतीश जी जो अभी हम्म, मौजूदा सरकार में हैं, या जिनकी पार्टी अभी बिहार के सत्ता में है, और आप एक लगातार देख रहे हैं 10 दिनों से 12 दिनों से ये ट्रेंड चल रहा है कि आए दिन कहीं ना कहीं एक पुल गिरता ही है, और वो उस पर लगातार मीडिया और सोशल मीडिया पे ये खबरें चल रही है। तो ये जो मसला है, और आरजेडी के अलावा जो पार्टियां यहाँ मतलब सत्ता में हैं, उसको लेके सॉफ्ट कॉर्नर क्यों है प्रशांत जी? देखिए सच्चाई तो ये है कि चाहे जिसकी सरकार रही हो बिहार में, उसके मुखिया तो नीतीश कुमार ही रहे हैं। और जदयू की बात इसलिए हमने नहीं की क्योंकि जदयू का अब एग्जिस्टेंस बहुत नहीं रह गया है जमीन पर। ऐसे बहुत लोग इस बात से वाकिफ नहीं रखेंगे अपने आप को, सोचेंगे क्योंकि जदयू का वो परफॉर्मेंस देखने पर, वो परफॉर्मेंस दूसरे कारणों से है। देखिए बिहार में जो वोट पड़ रहा है वो किस बिना पे पड़ रहा है? जो भाजपा को वोटर है वो राजद को नहीं देना चाहता है, इसलिए वो भाजपा का वोटर है। जो राजद का वोटर है वो इसलिए राजद का वोटर है क्योंकि वो भाजपा को नहीं देना चाह रहा है। और ये लोग जो सोशल कॉम्पोजिशन बना रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं नीतीश जी उस पक्ष के साथ रहते हैं जिसका कास्ट कॉम्पोजिशन थोड़ा सा ठीक रहता है। तो आज भी वो उसी स्थिति में रहे हैं, इसलिए उनका वोट शेयर बढ़ गया। बाकी उन बिहार की जो आम जनता है, जात पात से हटके, धर्म से हटके, पार्टी संगठन विचारधारा से हटके, नीतीश कुमार को हटाने के लिए बिहार की एक एक जनता कमर कस के बैठी हुई है। आपने पुल टूटने का जिक्र किया, आप सोचिए आशुतोष भाई कि वो पुल किस क्वालिटी के बन रहे होंगे कि जिसके ऊपर एक साइकिल तक नहीं चढ़ रहा है और हवा आ रहा है वो बह जा रहा है। और वही नहीं, 5 साल 10 साल का भी पुल गिर जा रहा है, वहीं पर मुंह चिढ़ा रहा है वो सारे पुल जो अंग्रेजों ने बनाए हैं। अच्छा, अंग्रेजों के पुल क्यों टिके हुए हैं और ये पुल क्यों गिर रहे हैं? क्योंकि अंग्रेजों ने उस पुल को बहुत ही सशक्त तरीके से बनाया था, उन्होंने निगरानी रखी थी, उन्होंने जवाबदेही रखी थी, लेबर, इंजीनियर, ठेकेदार, हर कोई के ऊपर एक जवाबदेही, एक अकाउंटेबिलिटी थी।
लेकिन नीतीश सरकार में सब लोग फ्री है, शासन, प्रशासन, ठेकेदार, बिजनेसमैन, हर कोई अपराधी, हर कोई को हर तरह की छूट है। शराब माफिया, बालू माफिया, जिसको जो मन है वो कर रहा है। नाम का कानून का राज है, असल में देखिएगा तो ये अधिकारियों का जंगल राज है, जिसमें सिर्फ अधिकारी ही सारा फैसला करते हैं और जमीन पर नेता का, समाज का कोई रोल नीतीश कुमार के इस शासन में बचा नहीं है। इसलिए यही हाल है बिहार का, और बिहार की जनता नीतीश कुमार को तो अब नहीं देख सकती है। बिल्कुल, आपका कहना सही है। भ्रष्टाचार का स्तर बिहार में बढ़ा है और काफ़ी हद तक इसके जिम्मेदार सरकार में जो लोग हैं या प्रशासन में जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है। एक मीम्स आप भी अगर वायरल समय हो रहे थे। जी, हाँ, जी। आप समय देंगे तो मैं एक अभी का एक बहुत बड़ी बात बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को, कि अभी आप जानते हैं केंद्र का बजट आने वाला है। आखिरी बजट इंटरिम बजट था, अभी एक मेन बजट पेश होगा। अब देखिए, जो केंद्र की सरकार है उसमें दो लोगों का बहुत महत्वपूर्ण रोल माना जाता है, एक चंद्रबाबू नायडू का और एक नीतीश कुमार का। चंद्रबाबू नायडू के 16 एमपी है, नीतीश कुमार के 12 एमपी हैं, 5 चिराग पासवान के एमपी है, एक जीतन राम मांझी है। यानी बिहार का रिप्रेजेंटेशन सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी 18 एमपी का है, चंद्रबाबू नायडू का 16 एमपी का है। चंद्रबाबू नायडू कहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं? वो चीफ मिनिस्टर है आंध्र प्रदेश के, जो देश के टॉप 10 टॉप 15 राज्यों में आता है। और बिहार के जो चीफ मिनिस्टर है वो 28वें नंबर पे जो राज्य आता है उसके चीफ मिनिस्टर है। आपको मालूम है चंद्रबाबू नायडू दिल्ली जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं? उन्होंने 13 लाख करोड़ का डिमांड किया है सेंट्रल गवर्नमेंट से। उन्होंने कहा है कि अगर 13 लाख करोड़ रुपया आप नहीं दीजिएगा तो हम आंध्र प्रदेश को बहुत सारी दिक्कतें हैं, उसके विकास में बाधा है। अभी हैदराबाद हमारा कैपिटल छिना गया, हमें एक नया कैपिटल अमरावती बनाना है। इन सब बातों को लेकर 13 लाख करोड़ रुपए का उन्होंने डिमांड रखा है, चाहे जितना मिले, ठीक है। और बिहार को आप जानते हैं कि अगर 1-1.5 लाख करोड़, 2 लाख, पहले तो अभी इसकी कोई चर्चा भी नहीं हो रही कि एक भी रुपया कहीं कोई मिलने की अभी कोई बात है, और चंद्रबाबू नायडू उसे बजट में पेश करवाना चाहते हैं। अभी 1 रुपए की ही बात नहीं, और हम और आप अच्छी तरीके जानते हैं कि अगर 1-1.25 लाख 2 लाख करोड़ रुपया भी अगर केंद्र दे दे तो नीतीश कुमार उसका भर पेट ढिंडोरा पीटेंगे, और नरेंद्र मोदी भी उस तरीके से देंगे जिस तरीके से वो और किसी प्रदेश को नहीं देंगे, वो बिहार को ही देंगे। 1 लाख करोड़ दूं कि ज्यादा दूं, 50,000 दूं कि ज्यादा दूं, ये और किसी प्रदेश में नहीं कर सकते हैं, वो इसी प्रदेश में करेंगे। और यही हाल होगा, जबकि समझ जाइए कि अगर आंध्रा 13 लाख करोड़ रुपए लेके आ रहा है तो बिहार की स्थिति के हिसाब से कम 20 लाख करोड़ रुपए नीतीश कुमार को डिमांड करना चाहिए आज की केंद्र की सरकार से। एक तो बिहार पिछड़ा है इसलिए, दूसरे सेंट्रल गवर्नमेंट चल नहीं सकती है बिना बिहार के ताकत की, इसलिए भी। और देखिए कि बिहार में केंद्र सरकार ने क्या दिया है, एक और उदाहरण दे देता हूं। पटना को, मुजफ्फरपुर को और 2-3 शहरों को इन्होंने स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया। आपको मालूम है, आपके दर्शकों को बता दूं कि पटना स्मार्ट सिटी के लिए कितना बजट सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है? 100 करोड़ रुपए का। आप बताइए आशुतोष जी, क्या 100 करोड़ रुपए में एक अच्छा ओवरब्रिज, एक ओवरब्रिज बन सकता है आज के समय में? और पूरे स्मार्ट सिटी को बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए नीतीश कुमार ने लिया है। मुझे लगता है सिर्फ अमरावती एक कैपिटल बनाने के लिए 15,000, 20,000, 25, 30,000 करोड़ का डिमांड चंद्रबाबू नायडू ने आज सेंट्रल से किया होगा। ये हाल है बिहार का, और इसलिए बिहार की जनता अब इसको सह नहीं सकती है। नीतीश कुमार को हटाने के लिए, चुनाव में चोट देने के लिए बिहार की जनता तैयार है। नहीं, बिहार की जनता को तो लगातार कहीं ना कहीं मतलब जो पलायन है या जो मुद्दे हैं बिहार के, उस पे उनको एक समस्या तो होती ही है, लेकिन चुनाव का जो समय होता है उसमें ये मुद्दे कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं और बाकी सारे मुद्दे जो राजनीति में वो ज़्यादा हावी हो जाते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली चुनाव हुआ लोकसभा में, तो आप लोग कहीं नहीं दिखे, मतलब जनसुराज का कहीं रोल नहीं दिखा। तो आने वाले जो चुनाव होंगे उसमें जनता कैसे भरोसा करे कि आप लोग फिर पार्टी बनाएंगे तो कितने सीटों पे लड़ेंगे और क्या समीकरण, किस पार्टी के साथ आप गठबंधन में अगर जाते हैं तो किस पार्टी के साथ गठबंधन में जाएंगे? कुछ इन चीज़ों पे बताइए आप जनता को। देखिए, जहां पहले मैं आगे की विधानसभा की बात बता दूं कि वो तो स्पष्ट घोषित है कि 243 सीटों पर जनसुराज जब दल बनेगा तो चुनाव लड़ेगी, और आज तक बिहार में 243 सीटों पर किन्हीं लोगों ने चुनाव नहीं लड़ा है, और 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। किसी से गठबंधन नहीं होने जा रहा है,
ना चुनाव के पहले ना चुनाव के बाद, क्योंकि जनसुराज का जो ये अभियान है ये सिर्फ सत्ता में आने का अभियान नहीं है, ये व्यवस्था परिवर्तन का अभियान है। और उसी व्यवस्था में अगर उन्हीं लोगों के साथ आते हैं तो व्यवस्था परिवर्तन का सपना पूरा नहीं हो सकेगा। इसमें तो समाज से नए लोगों को, अच्छे लोगों को चुनकर लाकर नया सामूहिक प्रयास करके, हाँ अगर उन दलों के कुछ जो सही मानसिकता के लोग हैं अगर वो जनसुराज में आना चाहे तो वो जरूर आ सकते हैं। जनसुराज में सबके लिए जगह है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और आपने देखा होगा कि जो राजद के अपने लेटर का चर्चा किया वो यही बात का प्रमाण है कि जब राजद के सही लोग जनसुराज में आने लगे, जब भाजपा के सही लोग जनसुराज में आने लगे, जब अन्य दलों के सही लोग जनसुराज में आने लगे, तो उन दलों में बेचैनी हो रही है और उन दलों के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है सिवाय जनसुराज के ऊपर कोई ऐसा इल्जाम लगाने का जो कि कहीं पब्लिक में है ही नहीं, वो एक मनगढ़ंत इल्जाम है। तो ये बात तो है कि 2025 में ये 243 सीटों पर लगेगी, किसी से गठबंधन नहीं होगा, ना चुनाव के पहले ना चुनाव के बाद, और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाकर बिहार को नई व्यवस्था बनाकर भी देगी जनसुराज, इसमें भी दो मत नहीं है। और इसके पहले जो आपने लोकसभा चुनाव का जिक्र किया कि लोकसभा चुनाव में हम कहीं दिखे नहीं, तो सबसे पहली बात तो यही है कि अभी तक तो कोई दल बना ही नहीं है, तो डायरेक्ट रोल हो कैसे जनसुराज का। दूसरी बात है कि जनसुराज का जो अभियान था वो क्या अभियान था, या अभी तक जो अभियान है वो है जन जागृति का अभियान। वो ये लोगों को समझाने का अभियान है कि आपके वोट की कीमत क्या है। देखिए अभी प्रशांत जी ने ही हाल फिलहाल में बोला है कि जब आप दूध बेचते हैं, अपने जात वाले को भी 50 रुपए का अगर दूध है तो आप बेचते हैं, दूसरे को भी 50 रुपए में बेचते हैं, फ्री में तो आप देते नहीं है। तो वोट की भी एक कीमत है और यही वोट की कीमत को बिहार की जनता को समझाने के लिए यह अभियान चल रहा है। और जो अभियान हमारा था वो सक्सेसफुल था और लोकसभा चुनाव के समय भी जनसुराज के एक एक लोग यही बात जनता के बीच में जाके समझा रहे थे कि आप उन्हें वोट दीजिए जो आपके हक की बात करे, आपके विकास की बात करे, और उससे भी खास जिन्होंने काम नहीं किया है आप उनको वोट ना करें। आप अपने बीच का अगर उम्मीदवार चुने, आप नोटा चुने, या दूसरे अन्य दलों में भी अगर कोई अच्छा आदमी खड़ा है तो उसको वोट दें। तो अभी तक दल था नहीं, इसलिए चुनावी माहौल में हम थे नहीं, लेकिन आप जब देखिएगा जब मुद्दे तो आप लोग के जायज हैं, मुद्दे आपको आपके जो हैं वो बिहार की जनता और बिहार के जो समस्याएं हैं उससे जुड़े हुए हैं, लेकिन आप लोगों पे आरोप ये लग रहा है कि आप लोग बीजेपी की बी टीम बन के काम कर रहे हैं। ये आरोप कहाँ तक जायज है? ये आरोप का कोई तथ्य ही नहीं है। बीजेपी की बी टीम कैसे बोल सकते हैं? देखिए प्रशांत जी जो अभी अभियान चला रहे हैं, आप तो देखते ही होंगे, लगातार नोटिस करते होंगे कि प्रशांत जी का अभी खासकर लोकसभा चुनाव में एक बहुत बड़ा हमला बीजेपी पे ही लगातार रहा है, मोदी जी पे रहा है। और जैसा प्रशांत जी ने कहा था कि उनकी पॉपुलैरिटी घट रही है, उनके जो समर्थक के बीच में एग्रेशन था वो कम हो रहा है, हिंदुत्व का नारा कमजोर हुआ है, राष्ट्रवाद का मामला अब कमजोर हुआ है, इन सारी बातों को लगातार वो उठाते रहे। तो देखिए अब हमारी पार्टी तेजस्वी यादव या चिराग पासवान या अन्य दलों जैसे नहीं है कि कुछ भी बोल के निकलना है। जब बिहार की बात होगी तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा टारगेट आरजेडी और जेडीयू पे होगी, क्योंकि इन्होंने लीड लेके राज किया है। और लोकसभा में आपने देखा होगा कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी पे हमारा टारगेट था, और विधानसभा में बीजेपी पर भी टारगेट है, दो कारणों से कि आप गठबंधन में इतने सालों तक सरकार के साथ मलाई खाते रहे और केंद्र में 10 साल तक मोदी जी जब सरकार में है तो बिहार को वो मदद क्यों नहीं कर रहे हैं, पर्याप्त मदद, जैसे अन्य प्रदेशों को कर रहे हैं। अब ये बी टीम कहने वालों का कोई तथ्य नहीं है। अब बहुत लोग तो आरजेडी को भी बीजेपी की बी टीम कर रहे हैं। उन्होंने जैसा उम्मीदवार दिया, उन्होंने जिस तरह से चुनाव लड़ा, जिस तरह से आरजेडी एकदम कैजुअली पूरे चुनाव में लगी रही, आप देख रहे हैं अगल बगल के स्टेट में, बंगाल में, यूपी में सपा का परफॉर्मेंस, बिहार के ही रिजल्ट के कारण मोदी जी आराम से सरकार बना पा रहे हैं। आज अगर बिहार का अच्छा परफॉर्मेंस रहता, तेजस्वी यादव का अच्छा परफॉर्मेंस रहता तो शायद केंद्र में मोदी जी की सरकार नहीं रहती। तो वो अपने ऊपर बी टीम का इल्जाम तो लेना चाहेंगे नहीं। तो अब कुछ भी बोलना है तो क्या बोलेंगे, जनसुराज की तो कोई खामी वो दिखा नहीं पा रहे हैं। तो अब यही एक बात है, इसमें कहीं कोई तथ्य नहीं है।
आप खुद देखते हैं मोदी जी भाजपा पर जनसुराज का कितना हमला रहता है। मेरा ही एक वीडियो वायरल हुआ था आज तक पे, जिसमें मैंने मोदी जी से सवाल पूछा था, आपको याद होगा, और बहुत ज्यादा बिहार में वो वीडियो पॉपुलर भी हुआ था। अंजना ओम कश्यप के साथ वो कन्वर्सेशन था उसमें। तो ये बात बोलना सिरे से कहीं मूर्खता ही मैं मानता हूँ। तो नवनीत जी, मैं एक चीजें जानना चाहूंगा कि बिहार की राजनीति अगर बिहार के लोग अगर जनसुराज पे भरोसा करते हैं और जनसुराज को अगर मौका मिलता है सत्ता में आने का या उस तरीके से सरकार चलाने का, तो क्या क्या मुद्दे होंगे जिस पे जनसुराज पहले काम करेगा? देखिए, जनसुराज का अभी तक 3 घोषित संकल्प है। ऐसे तो जनसुराज हर एक पंचायत के हिसाब से उसके 10 साल का प्लान जारी करके देगा हर लोगों की, आपके पंचायत में क्या काम होगी, प्रदेश लेवल की तो बात ही छोड़ दीजिए। जो अभी तक 3 संकल्प है जनसुराज का, वो मैं आपके दर्शकों को बता दूंगा। पहला संकल्प है कि पहले यहाँ से पलायन को तत्काल रोकना और जितने लोग बाहर गए हुए हैं उनको वापस यहाँ पर लाकर कम से कम 10 से 15 हजार रुपए के रोजगार का व्यवस्था स्थानीय स्तर पर अरेंज करके देना, ताकि इस पलायन की समस्या को रोका जा सके। जो हमारा बौद्धिक पलायन हो रहा है, जो व्यक्तियों का पलायन हो रहा है, जो आर्थिक पलायन हो रहा है, ये 3 चीजों का जो बीमारी है वो एकमात्र पलायन को रोकने से हमारा रुक जाएगा। दूसरा संकल्प है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है, जो बच्चों का 10 से 15 साल तक के बच्चों का जो एजुकेशन सिस्टम है, उसको हर प्रखंड लेवल पे इंटरनेशनल लेवल का उसको बनाने का, नेशनल लेवल पे एक माने बहुत बड़ा वो उदाहरण बनेगा कि हर प्रखंड लेवल पे कैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर की शिक्षा व्यवस्था प्राइमरी एजुकेशन के लिए कर दिया जाए। ये दूसरा संकल्प है। और तीसरा संकल्प है कि जो बूढ़े लोग हैं, 60+ लोग हैं जो रह रहे हैं, उनको अभी पेंशन मिलता है 400 रुपए। अब सोचिए, ये जनसुराज का ऐसा मानना है कि ये मानवीय आधार पे भी बहुत नीचे का काम है। 400 रुपए में कोई अपना गुजारा नहीं कर सकता है, वो भी कभी टाइमली मिलता है नहीं मिलता है, खैर उस पर नहीं जाना है, क्योंकि भ्रष्टाचार, बिहार में भ्रष्टाचार के बारे में सब लोग जानते हैं। ये इसको कम से कम 2000 रुपए करना है, ताकि कुछ इज्जत की जो जीवन है वो हमारे बूढ़े लोग, जो हमारे परिवार के, जिनको हम मानते हैं कि धरोहर है, उन लोगों को एक मान सम्मान वाले जीवन जीने के लिए एटलीस्ट 400 रुपए से बढ़ाकर 2000 रुपए का किया जाए। तो जनसुराज का ये 3 संकल्प है। पहला, पलायन को रोकना और 10-15 हजार रुपए के रोजगार का व्यवस्था यही करना। दूसरा, शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना, जिसमें प्राइमरी एजुकेशन के लिए हर साल एक ब्लॉक स्तर पर अंतरराष्ट्रीय स्कूल का निर्माण करना। और तीसरा, कि बूढ़े लोगों के लिए पेंशन को 2000 रुपए तक, 2000 रुपए कम से कम करना। जी, अच्छा नवनीत जी, एक वीडियो और वायरल हो रहा था, जैसे कि बी टीम का तो आरोप आप लोगों पे लग ही रहा है कि आप बीजेपी की बी टीम बन के आप लोग काम कर रहे हैं, लेकिन एक बीजेपी के नेता का भी बयान वायरल हो रहा था। मैं कोशिश करूंगा कि अगर वो वीडियो चल सकता है तो हम लोग चलवाएं। उस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप जीवेश मिश्रा जी वाला वीडियो का जिक्र कर रहे हैं क्या? जी जी। अच्छा, तो देखिए उसमें वो आपने अच्छा याद दिलाया। देखिए, इसी से स्पष्ट हो जाता है बीजेपी के अंदर भी कितनी बेचैनी है। देख लीजिए, बीजेपी के नेता भाषण दे रहे थे, बगल से जनसुराज की गाड़ी जा रही थी, तो उन्होंने अपना भाषण छोड़ के उस पर टिप्पणी करना शुरू कर दिया। हाँ, यही वीडियो है जो अभी हमारे स्क्रीन पर आ गया। और 18 महीना में छोटे किस्त पर उसको लौटाना है। और आप जान लीजिए कि उसके बाद अगर 18 महीने में 1 लाख का लोन लौट गया तो फिर 2 लाख का लोन उनको मिलेगा, जो अगले 30 महीना में लौटाना है। अभी वो पगलायल है, आजकल घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, हम ही लोगों का नुकसान करने की तैयारी कर रहे हैं, मोबाइल है, हम ही लोग। इस पे क्या अब देखिए, नवनीत? बीजेपी कह रही है, देखिए तो स्पष्ट यही लोग कह दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमारे नुकसान करने के लिए ये लोग घूम रहे हैं, और आरजेडी ने लेटर लिख के ऑलरेडी कह दिया है कि जनसुराज हमारा नुकसान कर रही है। तो बिहार की जनता को तो इन दोनों पार्टियों ने स्पष्ट कर दिया है कि जनसुराज इन दोनों का नुकसान कर रही है, ये बात तो सच है। और
जनसुराज के निशाने पर कौन है? जनसुराज के निशाने पर है बिहार का विकास, जनसुराज के निशाने पर है बिहार में पलायन को रोकना, जनसुराज के निशाने पर है यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना, जनसुराज के निशाने पर है यहाँ पर से भ्रष्टाचार को रोकना, जनसुराज के निशाने पर है यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना, जनसुराज का निशाना है कि बालू माफियाओं और दारू माफियाओं से बिहार को निजात दिलाना, जनसुराज का निशाना है कि यहाँ पर एक व्यवस्था को ऐसा तैयार किया जाए कि लोग मजबूरी में पलायन करने को अपने जीवन में स्वास्थ्य की सुविधा को लेकर ऐसे जीवन ना बिताएं जिसमें बहुत ही तकलीफ से, जो कि किसी अन्य प्रदेश में जो हालात नहीं है उसको बदलने पर निशाना है। ये लीडर्स तो बहुत छोटी चीज है, ये पार्टियां बहुत छोटी चीज है, बड़ी चीज है बिहार की 13 करोड़ जनता, उनकी परेशानी, उनके दुख, उनके तकलीफ और उनका सफर करना, उसको सुधारना, यही जनसुराज का निशाना है। नवनीत जी, एक सवाल मैं आपसे और लेना चाहूँगा। आपने जैसा जिक्र किया कि अगर चुनाव होता है तो जनसुराज किसी किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन में नहीं जाएगा या बाद में चुनाव के बाद भी नहीं जाएगा, लेकिन एक वीडियो या एक फोटो हम लोगों ने देखा था कुछ दिनों पहले, प्रशांत जी पप्पू यादव से मिले हैं। पप्पू यादव बिहार की राजनीति के बड़े चेहरा हैं और पप्पू यादव से मिलना कोई ना कोई संकेत जरूर देता है बिहार की राजनीति में। अगर प्रशांत किशोर एक्टिव हैं और वो पप्पू यादव से मिलते हैं तो कोई ना कोई समीकरण बिठाने की या बनाने की एक जद्दोजहद जारी है। उसको लेके आपका क्या प्रतिक्रिया? एक मिनट आशुतोष जी, आप समय दीजिएगा थोड़ा सा, आपकी आवाज किसी कारणवश नहीं आ रही। आवाज नवनीत जी आ रही है आपको? जी, जैसा कि मैं दर्शकों से भी बता दूं कि लगातार जनसुराज के जो नेता हैं, जनसुराज की अभी प्रमुख नेता के तौर पे प्रशांत किशोर लगातार जनसुराज पदयात्रा कर रहे हैं। बिहार के हर गांव, हर पंचायत और पूरे बिहार की पदयात्रा करने का वो दावा कर रहे हैं। अभी यात्रा उनको लगातार करते हुए 18 महीने हो गए और ये यात्रा उन्होंने जैसे कि घोषणा कर रखा है कि 2 अक्टूबर को राजनीतिक दल बनेगा। अगर जनसुराज 2 अक्टूबर को राजनीतिक दल के तौर पे उसका घोषणा किया जाएगा। तो 2 अक्टूबर के बाद क्या होता है, एक तो मेन ये देखने वाली बातें होंगी। नवनीत जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि पप्पू यादव के साथ प्रशांत किशोर की एक मुलाकात हुई थी और वो वीडियो या वो फोटो लगातार वायरल हुआ था, चर्चा में रहा था। उसी को लेके मेरा सवाल था कि आप जैसे कि बोल रहे हैं कि कोई सत्ता किसी भी नेता या किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं रहेगा, लेकिन ये जो पर्दे के पीछे जो मीटिंग चल रही है उसका क्या रोल होगा? नहीं, पर्दे के पीछे नहीं चल रही है, ये तो सामने से है। और दूसरी बात है, पप्पू यादव चूंकि एक बड़े चेहरे हैं और अभी इन दिनों बहुत पॉपुलर रहे हैं, इसलिए आप ये सवाल ज्यादा पूछ रहे हैं। बिहार के समाज में हर पार्टी के, हर दल के और हर तरह के लोग, जब प्रशांत किशोर बिहार के गांव-गांव घूम रहे, पैदल घूम रहे हैं, तो इसी से अंदाजा लगाइए कि हर तरह के लोग प्रशांत जी से मिलते हैं। जरूरी नहीं कि वो अच्छे ही लोग हैं, खराब लोग हैं, जो आना चाहता है वो मिलता है। बहुत जगह ऐसा होता है कि प्रशांत किशोर जी के साथ किसी को आप देख लिए तो आप बोलेंगे अरे ये तो ठीक आदमी नहीं है, लेकिन जब वो समाज में घूम रहे हैं तो हर तरह के लोगों से मिलेंगे और हर तरह के लोग उनसे मिलते हैं। जहां तक पप्पू जी का सवाल है, पप्पू यादव हो या फिर कोई और भी हो, अब ये आपको देखना है कि क्या वो लोग पप्पू यादव से कन्विंस होके जाते हैं या प्रशांत किशोर उन लोगों से कन्विंस हो जाते हैं। तो बिहार की जनता बहुत अच्छे से जानती है कि प्रशांत किशोर। हाँ बोलिए। जी, मेरा सवाल खासकर इसलिए था नवनीत जी कि यादवों की राजनीति को लेके लगातार तेजस्वी यादव या आरजेडी देखा जाता है और पप्पू यादव से मिलना कहीं ना कहीं उसी तरफ समीकरण जो बताता है कि आप यादवों को टारगेट करने के लिए या कई सारे जो दल हैं जो अभी जातिगत टारगेट कर रहे हैं, तो एक वो पहलू तो नहीं हो सकता प्रशांत किशोर की तरफ से? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं आशुतोष जी। आप जवाब देखिएगा, जब इतनी बड़ी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, जब इतना बड़ी सोच के साथ जनसुराज उतरा है,
तो किसी व्यक्ति के भरोसे नहीं उतरा है कि किसी व्यक्ति को टारगेट करके और किसको क्या साधना है। पप्पू यादव आए या पप्पू यादव जैसे कोई भी आदमी आए जो अच्छी सोच रखते हैं या बिहार डेवलपमेंट चाहते हैं तो स्वागत है। अगर नहीं आते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि उसके चलते अभियान कमजोर पड़ जाएगा या अभियान रुक जाएगा या कुछ। तो सबका स्वागत है जो बिहार को बनाना चाहते हैं, और किसी के थ्रू किसी को टारगेट करने का इसमें ये तो छोटी सी बात हो जाएगी। जब समाज ही एक साथ खड़ा हो रहा है, जब जातियों से उठ के धर्म से उठकर हम ही लोग सबको सिखा रहे हैं कि आपको खड़ा होइएगा तो ही वो अच्छे दिन बिहार के आने के चांसेस हैं, तो फिर ये काम जनसुराज के सोच के तो है ही नहीं। और मुलाकात की जहां तक बात है तो एक बार नहीं, पप्पू यादव जी मुझे लगता है 2 बार 3 बार से ज्यादा प्रशांत जी से मुलाकात कर चुके हैं। प्रशांत जी के बारे में आप जानते हैं कि राजनीति कोई भी व्यक्ति बिहार में, चाहे उनको सही बोलने वाला हो, सही नहीं बोलने वाला हो, बी टीम बोलने वाला, ए टीम बोलने वाला हो, सभी लोग मानते हैं कि प्रशांत किशोर जी के अंदर राजनीतिक समझ की कोई कमी नहीं है। ये तो सबको ही मानता है कि प्रशांत किशोर को और कुछ आए चाहे नहीं, राजनीति की समझ मालूम है, चुनाव की समझ मालूम है, चुनाव लड़ाने की समझ मालूम है। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी आदमी, कोई भी नेता उनसे जरूर मिलना चाहेगा। तो उसी क्रम में पप्पू यादव जी ने भी मिलने की इच्छा जाहिर की, और एक बार नहीं कई एक बार उन्होंने मुलाकात की। रुपौली को लेकर भी उन्होंने मुलाकात की जहां उपचुनाव होने वाला है, और भी तरह तरह की बिहार को लेकर ही बात थी, तो वो चला। अच्छा, एक सवाल नोनी जी मैं और लेना चाहूँगा आपसे कि पवन सिंह काफ़ी चर्चा में रहे चुनाव में, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, निर्दलीय चुनाव हालांकि हार गए वो, लेकिन उसके बाद से उन्होंने घोषणा किया या मीडिया में ये खबरें चली कि पवन सिंह आने वाले समय पार्टी बना सकते हैं और पार्टी विधानसभा की चुनाव भी लड़ेगी। अगर ऐसा होता है तो ये जनसुराज के लिए फायदे का मतलब फायदा इसमें दिखेगा या नुकसान दिखेगा? एक तो ये सवाल। दूसरा ये कि अगर पवन सिंह जनसुराज के साथ जुड़ना चाहेंगे तो क्या मतलब जैसे कि अक्षरा सिंह को आप लोगों ने पार्टी में शामिल कराया, पवन सिंह के लिए भी दरवाजे खुले रहेंगे? देखिए, दरवाजे हर उस व्यक्ति के लिए खुले रहेंगे, खुले हैं जो लोग भी बिहार में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। और जहां तक बात यह कि पवन सिंह के पार्टी बनाने से जनसुराज को फायदा होगा या नहीं होगा, देखिए किसी भी परिस्थिति के लिए जनसुराज तो ऐसे ही तैयार है, उसमें कहीं कोई फायदा और नुकसान है। जब जनता ही मिलकर विकल्प बना रही है, जब जनता ही मिलकर चुनाव लड़ेगी, तो कोई चुनाव लड़े नहीं लड़े इसका कोई उस टाइम मतलब नहीं रह जाएगा। जब समाज खुद ही अपने लिए लड़ने लगेगा, वही समाज वोटर है, वही समाज लड़ने लगेगा, तो आपको क्या लगता है कि किसी के आने और जाने, लड़ने नहीं लड़ने से कोई प्रभाव जनसुराज का नहीं पड़ेगा? जनसुराज के साथ समाज है, जनसुराज के साथ लोग हैं। पवन सिंह आए, पप्पू यादव आए, आरजेडी का कोई नेता आए, बीजेपी का नेता आए, उससे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सब साथ आए, बिहार बनाए, यही इच्छा है जनसुराज की भी, और यही इच्छा है वर्तमान में बिहार के 13 करोड़ लोगों की भी। चलिए, तो नोनी जी आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये कार्यक्रम को भी हम लोग ख़त्म करेंगे, और अगर कुछ सवाल हमारे दर्शकों की तरफ से आए होंगे तो जरूर मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। एक कमेंट के जरिए ये सवाल आया है, आप नोनी जी इस पर कोई प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? बिल्कुल से आजाद जी जी बिल्कुल, मैंने सवाल पढ़ लिया। ये भी जनसुराज से जुड़ना चाहते हैं और ऐसे बहुत लोग। तो मैं अंश बाबू को ये बताना चाहूंगा कि जनसुराज से जुड़ने का बहुत सरल उपाय है। पहला उपाय है, जो जनता को मैं एक नंबर बता दूं, 9121691216। ये जनसुराज का ऑफिशियल नंबर है, 9121691216। इस पे आप फोन करके किसी भी प्रकार की जानकारी, समझ या हर तरीके से जनसुराज के बारे में जो भी कुछ जानना चाहते हैं वो आप जानकारी ले सकते हैं। उसके संस्थापक सदस्य बन सकते हैं, संगठन में आपको जगह चाहिए, पदयात्रा में आप जाना चाहते हैं, प्रशांत किशोर के मोटिव के बारे में, मैनिफेस्टो के बारे में, या किसी भी चीज के बारे में आप जानना चाहते हैं तो 9121691216 पे आप संपर्क कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आप सिर्फ सदस्य बनना चाहते हैं तो 9721697216, इस पे बस आप एक मिस्ड कॉल मार दीजिए।
बाकी जनसुराज में आप मेंबर बन सकते हैं, बस एक मिस्ड कॉल मार के। और तीसरा विकल्प है कि प्रशांत जी की टीम हर जिले में काम कर रही है, उनकी अपनी जो प्रोफेशनल टीम है, तो आप उनसे संपर्क करके अगर आप संगठन में जगह लेना चाहते हैं या वहां को लेकर आपके मन में कोई सुझाव है या वहां के बारे में कोई जानकारी आप देना चाहते हैं, तो वो आप सीधा उनसे साझा कर सकते हैं। आपके जिले के हैं, आप ये पता कर लेंगे 9121691216 जनसुराज के ऑफिशियल नंबर पे, तो वही आपको ये भी बता देंगे कि प्रशांत जी के कौन से टीम है जो आपके क्षेत्र को देख रहे हैं, वहाँ के संगठन के कौन से लोग हैं, आप उनका नंबर ले सकते हैं और आप उससे जुड़ के उसमें काम कर सकते हैं। दर्शकों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। जो दर्शक हमारे साथ इस लाइव कार्यक्रम में जुड़े, उनसे एक आग्रह रहेगा कि आप हमें सपोर्ट करने के लिए आप ये वीडियो को सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं। आपकी कोई प्रतिक्रिया हो, कोई कमेंट हो तो ज़रूर आप कमेंट के माध्यम से रख सकते हैं। कोई सुझाव भी हो तो आपके सुझाव को ज़रूर शामिल किया जाएगा आने वाले कार्यक्रमों में। ये कार्यक्रम हम लोगों ने किया था कि जनसुराज को लेके लगातार एक टारगेट किया गया था कल आरजेडी की तरफ से कि जनसुराज के जो दल है उसमें आरजेडी के नेता ज्वाइन कर रहे हैं, और उसके बाद जनसुराज का जो ट्विटर हैंडल है उससे एक प्रतिक्रिया दी गई थी कि राजद जो अभी के डेट में बिहार का सबसे बड़ा दल होने का दावा करता है, वो भी कहीं ना कहीं जनसुराज का जब से घोषणा पार्टी का होने का घोषणा हुआ है बनने का, तब से कहीं ना कहीं जनसुराज और आरजेडी के जो नेता हैं, आरजेडी के जो संगठन है उसमें खलबली मचना शुरू हो चुका है। हम लोग की कोशिश लगातार यही है कि बिहार की जो स्थिति है उसमें कैसे सुधार हो, और उसको लेके हम लोग जनता के बीच ये लाइव कार्यक्रम करते रहते हैं। तो आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा हो सकते हैं। आप नीचे दिए गए जो नंबर हैं उस पर कॉल कर सकते हैं या मिल सकते हैं, उससे हम लोग आपको देखेंगे कैसे इस कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। नवनीत जी, आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और कोशिश होगी कि आपसे आने वाले जो कार्यक्रम है उसमें लगातार मुलाकात हो और कोई ना कोई बिहार पे जो चर्चा हम लोग की चल रही है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद। बहुत